हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लिया होगा, एक एक टॉपिक अच्छे से लर्न कर लिया होगा। सेकंड टफेस्ट चैप्टर जो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस में है वो है फाइनेंशियल मार्केट। जो बच्चे फ्यूचर में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए और 12th के हर एक बच्चे के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी, स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर 7 to 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है। थोड़ा खतरनाक चैप्टर लेकिन लास्ट है। इसके बाद मार्केटिंग बहुत आसान है, कंज्यूमर प्रोडक्शन भी बहुत आसान है। तो हम कोशिश करेंगे इसी वीक अपना पूरा का पूरा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सिलेबस अच्छे से खत्म कर देंगे दिवाली से पहले। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का वन शॉट। फाइनेंशियल मार्केट है क्या? एक ऐसी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो दो लोगों को जोड़ता है। पहला, जो लोग अपनी सैलरी में से, अपनी सेविंग्स में से कुछ कुछ पैसा हर महीने बचाते हैं, दे आर कॉल्ड सेवर्स। और वो कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो सेवर्स होते हैं ना, ये सरप्लस यूनिट्स होते हैं। और जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेफिशिट यूनिट होते हैं। अब ये इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ मार्केट से इनको उठाना है। तो अभी जो बिजनेस फर्म है ये डायरेक्टली तो हाउस होल्ड के पास जाके कलेक्ट कर नहीं सकती, इनको चाहिए 500 करोड़ रुपए। इसने मान लो बचाए, किसी ने 100 रुपए बचाए, किसी ने 1000 बचाए, किसी ने 2000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख रुपए बचाए। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इन सबसे पैसा कलेक्ट करता है, ऐसे हजारों लाखों लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा और किसी एक को, दो को उधार दे देगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इसी मार्केट को, इसी लिंकिंग पिन को, इसी मिडिलमैन को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना होना तो सोचो इनके लिए मुश्किल है। 500 करोड़ के लिए किसी से 100 रुपए, किसी से 1000 रुपए, किसी से 10,000, किसी से 50,000, कितना मुश्किल होगा। आज ये बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट हैं। बैंक्स अलग चीज है, फाइनेंशियल मार्केट भी थोड़ा बहुत मिलता है, बट हाँ अलग है। कैसे अलग है मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो ये जो सेवर्स है, हाउस होल्ड है, सरप्लस यूनिट है, ये पैसे देते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, डालते हैं पैसे। फाइनेंशियल मार्केट से ये पैसे कहाँ जाता है? इन्वेस्टर्स के पास, डेफिसिट यूनिट के पास। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? ये ट्रांसफर करता है मनी या कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिनके पास सरप्लस मनी है उनको बोलते हैं सरप्लस यूनिट, जिनको पैसों की जरूरत है उनको बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। फंड्स कैन बी अलॉटेड थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। जो फंड अलॉट होगा वो किसके थ्रू होगा? या तो बैंक्स के थ्रू होगा या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होगा। हम बैंक के बारे में यहां स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। बैंक भी ना सेम यही काम करता है। हम लोग जब अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं ना, तो बैंक क्या करता है पता है? हम सब लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से जो सेव करते हैं वो बैंक में डालते हैं, एफडी कराते हैं या बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक उस पैसे को भी किसी आगे को उधार दे देता है। तो बैंक भी यही काम करता है। लेकिन आज हम बैंक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो आपको मीनिंग समझ आ गया? सरप्लस यूनिट से डेफिशिट यूनिट पे ट्रांसफर करने में जो मिडिलमैन है उसी मिडिलमैन को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। एनसीईआरटी क्या कहता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ध्यान रखना, क्रिएशन एंड एक्सचेंज किसका? फाइनेंशियल एसेट का। इसी चीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो क्रिएशन और एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल एसेट का। ये लाइन ध्यान रखना, एनसीईआरटी कहीं भी आ सकता है, कीवर्ड्स के अंदर कहीं भी आपको 1 मार्कर में पूछा सकता है ये क्या है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है जो क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है। किसका? फाइनेंशियल एसेट का। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का नहीं, स्टॉक्स का, है ना। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है? शेयर, डिबेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल एसेट है, राइट। चलो, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक लगा लेना। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है? वैसे आपको समझ तो आ गया, यहां से पैसा इकट्ठा करना हजारों लाखों करोड़ों लोगों से और कुछ लोगों को उधार दे देना, यही है काम फाइनेंशियल मार्केट का। तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यानी कि मोबिलाइज मतलब मूव करना। जो लोग, अलग अलग लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उन सबसे पैसे इकट्ठा करके
अच्छी जगह पैसा लगाना। अब मान लो मैंने हर महीने मान लो 10-20 हजार बचाता हूं मैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कहां मुझे इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल मार्केट मेरे जैसे लाखों लोगों से कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके सबसे अच्छी जगह डालेगा, वहां से रिटर्न सबसे अच्छा मिलेगा हमें। तो हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, मूव करता है और उसको लगाता है सबसे अच्छी जगह पे। इसका कीवर्ड क्या है? इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। सेवर्स से इन्वेस्टर्स के लिए पैसा ट्रांसफर करता है, ये इसका कीवर्ड है। आपको कई बार पूछ रहा था व्हिच फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज हाइलाइटेड इन द अबव केस, या 2 या 3 पॉइंट होंगे, आपको पहचानना होगा कौन कौन से फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के। तो ये कीवर्ड है, आपके पैसे को सेवर से लेकर सरप्लस से लेकर डेफिसिट यूनिट तक ये ट्रांसफर करता है और अच्छी जगह इस पैसे को लगाता है। दूसरा, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये प्राइस को भी डिस्कवर करता है। डिमांड फॉर फाइनेंशियल, डिमांड कितनी है सिक्योरिटीज की, सप्लाई कितनी है, उस बेसिस पे ये प्राइस को भी डिसाइड करेगा। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या करता है? प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर डिसाइड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। शेयर्स, डिबेंचर्स की डिमांड कितनी है, कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टर्स को, और ये सारी चीजें देखते हुए ये प्राइस को भी डिसाइड करता है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी कि इन्वेस्टर्स इजीली, हमने मान लो पैसा लगाया है, हम इजीली इस पैसे को जब चाहो तब मार्केट से निकाल सकते हैं। यानी कि हमें जो स्टॉक्स मिले उसे जब चाहे तब हम बेच सकते हैं इजीली। यू कैन इजीली सोल्ड एंड परचेज द फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। इसका कीवर्ड क्या है? होल्डर ऑफ द एसेट्स कैन, होल्डर ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स। कैन रेडिली sell their financial asset through the mechanism of the financial market। तो फाइनेंशियल मार्केट के मैकेनिज्म से आप आसानी से उसे बेच सकते हो, मतलब प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। अगला, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हमें ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, कौन कौन सी कंपनी है, क्या स्टॉक्स है, पुराना प्राइस क्या था, उनका चार्ट, ग्राफ, सारी इंफॉर्मेशन देता था कि हमें आगे कहीं इंफॉर्मेशन के लिए कोई खर्चा ना करना पड़े। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केट, pricing of securities, availability, etc. So investors and companies do not have to spend much on getting this information। तो भैया इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट दे देता है, तो आपको बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, effort and money that both buyer and sellers of financial asset would have to otherwise spend to try and find each other। भैया आज अमेजन है, अमेजन की वजह से हम क्या करते हैं? अलग अलग चीजों को खरीद लेते हैं। हम अमेजन पे जाते हैं, सीधे अमेजन से खरीद लेते हैं चीजों को। नहीं तो पहले मुझे मान लो मुझे कोई ग्लास का कोई कप चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग अलग दुकानों पे जाकर ढूंढता, मेरे को टाइम लगता, मेरी एनर्जी वेस्ट होती, खर्चा भी होता। सीधा मुझे अमेजन पे ही मिल गया। इसी तरीके से दुकानदार को भी ग्राहक को ढूंढने में काफी खर्चा लगता, सीधे अमेजन के थ्रू वो दुकानदार आ जाएगा, बायर आ जाएगा, सब दोनों मिल जाएंगे एक प्लेस में, वो मार्केट प्लेस बन गया अमेजन मार्केट प्लेस। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट है, तो हमें पैसा कहां कहां लगाना है, हमें कहीं ढूंढना नहीं है, हम पैसे लगाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट उसे अच्छी जगह लगा देगा। तो ये बायर सेलर दोनों के लिए कन्वीनियंट है, इजी है, टाइम एफर्ट बचाता है, पैसा बचाता है, दोनों का पैसा बचाता है। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये 4 पॉइंट है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइज करता है आपके फंड को, चैनलाइज करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में, प्राइस को डिस्कवर करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और साथ में आपकी कॉस्ट को बचाता है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 पॉइंट है। 10 मिनट ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना, रीड करना, नोट डाउन करना कॉपी में, आपको 10 मिनट 15 मिनट में अच्छे से लर्न हो जाएगा। यानी कि आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से 15 मिनट में लर्न हो जाएगा। 2-3 घंटे निकाल लोगे, चैप्टर पूरा का पूरा आपकी जुबान पे होगा, लेकिन ठंडे दिमाग से याद करना पड़ेगा। एक चैप्टर को लर्न करने के लिए 2-3 दिन देना पड़ेगा प्रॉपरली। ये नहीं कि एक ही दिन में एक चैप्टर याद हो जाएगा और 12 दिन में पूरा बीएसटी का सिलेबस खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका मतलब समझ गए, उसके फंक्शंस को समझ गया। फाइनेंशियल मार्केट होते हैं 2 टाइप के, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होता है वो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, अगर मुझे कम समय के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? मनी मार्केट में। मुझे लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? कैपिटल मार्केट में। तो मनी मार्केट बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए मार्केट होती है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। और इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है मनी मार्केट का उसको नियर मनी बोलते हैं, हालांकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और ये मार्केट फॉर फिक्स कैपिटल होता है, ध्यान रखना। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मार्केट होता है फिक्स कैपिटल का।
मनी मार्केट है क्या? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच मीन्स फॉर यूज फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट होता है। इट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा पैसे लेने के लिए? मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के पास कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, यहाँ पे रिस्क कम होता है और हाईली लिक्विड होता है, और ये अनसिक्योर्ड भी होता है। ध्यान रखना, लो रिस्क होता है, लिक्विडिटी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये अनसिक्योर्ड होता है। दीज एसेट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ये बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड है, इसीलिए क्या बोलते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। It is a market where low risk, unsecured, short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day. It has no fixed physical location, but an activity connected over the telephone or through the internet. ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू यहाँ पे ये काम किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है या किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, वो किस मार्केट में जाएगा? मनी मार्केट के अंदर। यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, हाईली लिक्विड है, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी ज्यादा नहीं होता। रिस्क अगर कम है तो ऑब्वियसली रिटर्न भी कम होगा। इसको बोलते हैं मनी मार्केट। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन। Capital market is a market for medium and long term fund. It includes all the organization, institutions and instruments that provide long term and medium term fund. It doesn't include the instruments, ये क्लास शॉर्ट टर्म फंड्स को इंक्लूड नहीं करता अप टू 1 ईयर वालों को। और इसके जो मेनली कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो है शेयर्स और डिबेंचर्स। घबराना मत, मैं तुम्हें मैक्सिमम चीजें लर्न कराऊंगा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तुमको लर्न हो गया ना बहुत हद तक। मोबिलाइज करता है सेविंग्स को, चैनलाइजिंग करता है वो बेस्ट प्रोडक्टिव यूज में। दूसरा, प्राइस को डिस्कवर करता है, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तीसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी कि सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और चौथा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कम कर देता है, आपका जो खर्चा है वो कम कर देगा सारी इंफॉर्मेशन आपको देके। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे ना, मैं कोशिश करूंगा निमोनिक कोड के थ्रू सारे पॉइंट्स आपको क्लास में ही लर्न करा सकूं। आपको घर जाके बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या क्या है? शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो, मतलब आप पैसा किस में लगा रहे हो? कैपिटल मार्केट में, लॉन्ग टर्म फंड के लिए। पहचानने को आता है, बस पहचानो ये कैपिटल मार्केट है या मनी मार्केट है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? इट डायरेक्ट दीज सेविंग्स into the most productive use leading to the growth and development of economy। ध्यान रखना, कैपिटल मार्केट इकोनॉमी का ग्रोथ और इकोनॉमी को भी डेवलप करता है। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट डेवलपमेंट ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। तो एक अच्छा कैपिटल मार्केट वो है जहां पे पैसे रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाए, रीजनेबल कॉस्ट पर पैसे अवेलेबल हो जाए। तो ऐसी बातें जहां पे लिखी रहेंगी, आप समझ जाने मनी की बात नहीं कर रहा, कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट है ना, वो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक मिरर है। वो स्टॉक मार्केट की कंडीशन देख के कंट्री की कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है तो कंट्री भी ग्रो करेगा, कंट्री में जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो सबसे पहला फीचर तो यही है, ये लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर। कैपिटल मार्केट इज ए क्रूशियल लिंक बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। डील्स इन लॉन्ग टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है। कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली आप खरीद नहीं सकते शेयर्स को, शेयर्स हमेशा ब्रोकर्स के थ्रू ही खरीदा जाता है। तो कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरीज होती हैं, कैपिटल मार्केट यानी ब्रोकर होते हैं। कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर, depository etc. These intermediaries act as a working organ of capital market and are very important element of the capital market। अगर मुझे किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं तो मुझे ज़ेरोधा, अपस्टॉक या कोई ना कोई ऐप होगा, ग्रो ऐप हो गया, उसके थ्रू ही मैं खरीद सकता हूँ। मोतीलाल सन्स हो गया या उस्वाल हो गया, उनके थ्रू ही खरीद सकता हूं। डायरेक्टली मैं किसी कंपनी के बाहर खड़े होकर उनकी कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकता, मुझे ब्रोकर्स चाहिए ही चाहिए। अगला है डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट है। द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है ये डिटरमाइन करता है। कैपिटल मार्केट
offers attractive opportunity to those who have surplus funds so that to invest more and more in capital market and are encouraged to save more for profitable opportunity। तो कैपिटल मार्केट ना एक तरीके का ऐसा मार्केट है जो लोगों को एनकरेज भी करता है कि भैया अपना पैसा बचाओ और बचा के इन्वेस्ट करो, बिकॉज जितना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में आपको फायदा होगा और देश भी ग्रो करेगा। ज्यादा सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनीज बनेंगी तो सबका फायदा होगा। पैसा बचाते चले जाओगे तो पैसे की वैल्यू कम होगी। लाइक अगर आपके दादाजी ने उस टाइम पे 1,000 रुपए बचाए होंगे, जो कि 1,000 बहुत होते थे उस टाइम पे, बचा लिए होगा, तो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज 1,000 रुपए से आप कुछ नहीं खरीद सकते, बहुत रेयर चीजें अपनी जरूरत की खरीद सकते हो आप, राइट। बहुत एक किताब ही आजकल 800 1,000 रुपए की आ जाती है, सोचो। और उस टाइम पे 1,000 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता होगा। तो पैसे बचाने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, उसको इन्वेस्ट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब एक कैपिटल फॉर्मेशन का फैक्टर है। इन्वेस्टमेंट में अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई घर में करता है, कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में। तो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका डिटर्मिनेंट है। अगला है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये काम करता है। दिस मार्केट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के रूल रेगुलेशन, सरकार का जो भी रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज का, सेबी का जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्लास ये काम करता है, राइट, स्टॉक मार्केट। सो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट फिर से दो अलग अलग टाइप के मार्केट में बढ़ गया। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ध्यान रखना, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए है, जो इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। मेरी बात ध्यान समझना। सबसे पहला, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर कैपिटल मार्केट दो टाइप के हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर कंपनी के पास जाके डायरेक्टली कंपनी से नए, फ्रेश, न्यू हैंड, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज को खरीदता है। मैं कंपनी के बाहर गया, कंपनी का आईपीओ निकला है, रिलायंस कंपनी का आईपीओ निकला है, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी कंपनी का आईपीओ निकला है, मैं कंपनी के बाहर गया, मैंने कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदे और कंपनी से शेयर खरीद के लेके आया। तो मैंने शेयर्स कहां खरीदा? प्राइमरी मार्केट में। फिर मैंने अपने दोस्त को बेचा, उसने अपने दोस्त को बेचा, उसने अपने दोस्त को बेचा, वो सारी चीजें क्या हो गई? सेकेंडरी मार्केट में। जैसे सरकार से मुझे जमीन मिली प्राइमरी मार्केट में, मैंने अपने रिश्तेदार को बेचा, उसने आगे बेचा किसी को, वो बिकता चला गया, वो सारा काम जो हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट हैंड न्यू सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, तीसरे को बेचता है, वो सारा काम कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मार्केट को ही क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। सो प्राइमरी मार्केट क्या है? Primary market is also known as new issue market. New securities are issued by the company. A company can raise capital through the primary market in form of equity shares, preference shares, debenture loan. ये सारा का सारा ही सेकेंडरी जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर आता है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में ही शेयर्स, डिबेंचर इशू होते हैं, लेकिन डायरेक्टली कंपनी से। लेकिन सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली issued or second hand security. Here security are sold by the one investors to another, then both the investors can meet in secondary market and exchange security for cash. लेकिन ब्रोकर के थ्रू, इंटरमीडिएट्स के थ्रू करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते वो, ये बीच में ब्रोकर जरूर होगा। मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचेगा लेकिन ब्रोकर के थ्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। एनसीईआरटी क्या कहता है सेकेंडरी मार्केट के लिए? इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ध्यान रखना, जहां ये वर्ड आ जाए ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, समझ जाना सेकेंडरी मार्केट है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड्स टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को तोड़ना, और वापस इन्वेस्टमेंट करना मतलब री इन्वेस्टमेंट। ये दोनों वर्ड जहां पे आ जाए समझ जाना ये बात किसकी कर रहा है? सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। ये इकोनॉमी को ग्रो करता है, कैसे? चैनलाइज करता है फंड को, लोगों के पैसे को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में डालता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी शेयर्स देगी किसको? कंपनी शेयर बेचेगी इन्वेस्टर्स को। लेकिन सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक इन्वेस्टर शेयर
शेयर बेचेगा दूसरे इन्वेस्टर को, फिर दूसरा तीसरे को, सब सेकेंडरी है। लेकिन कंपनी से जो पहली बार मिला, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, राइट। तो न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। मुझे कमेंट और लाइक जरूर चाहिए आप लोगों का, एक एक जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं। इसका मैं निमोनिक आपको याद दिलाता हूं। स्टॉक मार्केट का या सेकेंडरी जो एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर 7 पॉइंट है। तो इसके लिए एक निमोनिक कोड बनाया मैंने। निमोनिक कोड आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कुछ ऐसा फनी वे में जो आपको लंबे समय तक याद रहे, शॉर्टकट। पापा 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 सुनो सुनो लंदन चलो ना। एक बच्चा अपने पापा को रिक्वेस्ट कर रहा है 12th में अच्छे नंबर लेने के बाद कि मुझे लंदन घूम के आना है। इसे लोनावला भी लिख सकते हो, लंदन भी लिख सकते हो, इसे कहीं भी एल नाम से कोई भी अगर कंट्री है, स्टेट आप लिख सकते हो। पापा 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 पी 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 सुनो सुनो लंदन चलो ना, सुनो सुनो लंदन चलो ना। तो ये पी 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 एस एस एल एस, ठीक है, एल सी एल सी। तो पापा 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 सुनो सुनो लंदन चलो ना, बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, याद हो गया। पापा 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 3 बार सुनो सुनो लंदन चलो ना, वो कह रहा है पापा 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 सुनो सुनो लंदन चलो ना। तो अब इसी चीज से बन गया निमोनिक कोड। तो सबसे पहला पी पापा पी पापा पी पापा 3 बार होगा। सुनो सुनो तो एस फॉर ये हो गया, एस फॉर ये, एल से लंदन, सी से चलो ना। तो इस तरीके से आप एक निमोनिक कोड लर्न कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन है क्या। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो स्टॉक मार्केट का सबसे पहला काम या सेकेंडरी मार्केट का सबसे पहला काम क्या है, एग्जिस्टिंग जो भी सिक्योरिटीज है ना, उनको एक मार्केटेबल, एक पोजीशन देना, एक जगह देना, ताकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जा सके और उसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। So, a stock market is reliable barometer to measure the economic condition of a country. Every major change in the country is reflected in the pricing of shares. पीएनबी का स्कैम हो, कोरोना वायरस हो, ये सब स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस को इफेक्ट करता है। कोरोना टाइम पे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक मिरर, इट इज नोन एज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। स्टॉक एक्सचेंज को पल्स ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है और इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं कि भी अपने इन्वेस्टमेंट को बेचो या दोबारा री इन्वेस्ट करो। दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी और इजी मार्केटेबिलिटी। यानी कि स्टॉक मार्केट है, इसी वजह से सेकेंडरी मार्केट है, इसी वजह से आप स्टॉक्स को इजीली खरीद बेच सकते हो और जब मर्जी तब उसको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो जितने भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको मार्केटेबिलिटी और उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन कराता है, स्टॉक एक्सचेंज। पहला फंक्शन क्या है बताओ, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सेकंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई को देखते हुए सिक्योरिटीज के प्राइस को डिसाइड करता है। सेम जो फाइनेंशियल मार्केट करता था वही सेकंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए कौन करता है, स्टॉक मार्केट। प्राइस ऑफ शेयर्स आर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड सप्लाई फैक्टर। द सिक्योरिटीज प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर। जो कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत चांस है आगे ग्रो करने का, उनके शेयर्स के प्राइस बहुत हाई चले जाते हैं। इज मोर डिमांड सच सिक्योरिटीज। शेयर प्राइसेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। ये हो गया प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक मार्केट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। हियर ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उन्हीं को स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अब सर लिस्टेड क्या होते हैं, कंपनी जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज है ना उनके स्टॉक लिस्टिंग में चले जाते हैं। एक प्रॉपर लिस्ट होती है, उस लिस्ट में उनका नाम आता है, वही लिस्ट वाले कंपनीज जो हैं वो पब्लिक से शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जनता का पैसा सेव है क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद स्टॉक मार्केट रूल्स रेगुलेशन के बाद उन कंपनीज की लिस्टिंग करता है, फिर वही कंपनी जनता से शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं। द मेंबरशिप
of stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. framework मतलब क्या, काम करने का पूरा तरीका बोलते हैं framework. तो legal framework होता है काम ऐसे ही करना है. तो कोई भी कंपनी, एरी गैरी कंपनी जनता से पैसा नहीं ले सकती. जनता से पैसे लेने के लिए पहले आपको अपनी कंपनी का नाम डलवाना पड़ता है लिस्ट में, जिसको बोलते हैं लिस्टिंग. तो लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से होती है कि पैसा है कि नहीं कंपनी के पास, जनता का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, डूब तो नहीं जाएगी. तो ये आपको सेफ्टी देता है ट्रांजेक्शन की. अगला, तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, फिर देता है सेफ्टी, फिर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देश ग्रो करेगा. स्टॉक मार्केट प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट. ये वर्ड जहां आ जाए ना, समझ जाना कि भैया स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है. सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये उसका क्या हो गया, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. तो ये हो गया कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अगला है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी का एक स्कोप देता है. हेल्दी स्पेकुलेशन, देखो स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री है, प्राइस कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा सकता है. तो यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई अपने आप ऐसा नहीं कर रहा कि प्राइस ऊपर नीचे चला जाए. ये फ्री मार्केट है. टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी. इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट. तो भैया लिक्विडिटी और प्राइस, जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जाता है, और वो हेल्दी स्पेकुलेशन है वो प्रोवाइड करे स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में आप सस्ते में शेयर खरीदिए, कल को महंगे में बेच सकते हो ऑर्गेनिकली. दिस इज कॉल्ड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. और ये इसका एनसीईआरटी का कीवर्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे लाइन उठ के आ रही है पेपर में, तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है. इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता. 100 का ऐसा नहीं, 100 का 500 हो गया, 100 का 170 180 ऐसे प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है आमतौर पे. एग्जांपल के रूप में अगर ले लो, नेसेसरी टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट. अगला है लिक्विडिटी. ऑब्वियसली इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट. इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इजीली इनटू कैश. दे कैन इजीली इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इजीली कन्वर्ट देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू कैश और इनटू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो ये हो गया एल फॉर लिक्विडिटी. एज फॉर स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट क्या होता है? दिस स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट. कुल मिलाकर लोगों को एजुकेट किया जाता है कि भैया पैसे घर में मत रखो, पैसे इन्वेस्ट करो. इन्वेस्टमेंट करोगे तो ग्रो होगा. जैसे स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का टीवी में ऐड आता ना, म्यूचुअल फंड सही है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, आपको नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो, वहां पे एसेट मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेगा और रिटर्न आपको मिलेगा. उसको कुछ नहीं जाना, उसको थोड़ा बहुत फीस जाता है जो कि बहुत नॉमिनल होता है, पर हाँ आपके पैसे वो अच्छी जगह लगा देता है. कई लोग कहते हैं सर मुझे तो आइडिया नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाऊं. तो स्टॉक मार्केट में मत लगाओ ना, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो पैसा, वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा. तो प्रोवाइडिंग इक्विटी, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि स्टॉक मार्केट सही है, वहां पैसे डालोगे तो पैसा बनेगा आपका. ये अवेयरनेस एक तरीके की जो वीडियोस आती हैं, ऐड आते हैं अवेयरनेस के टीवी पे, आप देखते हो. ठीक है, सो ये पॉइंट है. तो पापा 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 सुनो सुनो लंदन चलो ना. तो पी फॉर क्या हो गया, सबसे पहला जो पी हो गया यहाँ पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी. दूसरा पी पापा पापा, दूसरा पी प्रोवाइडिंग प्राइस डिस्कवरी. और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा पी जो है वो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. उसके बाद सुनो ना, सुनो सुनो, सुनो सुनो में एक तो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट हो गया और दूसरा एक सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. लंदन चलो ना, एल फॉर लिक्विडिटी और सी फॉर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आप लिख के ये पॉइंट याद करोगे, आपको आधा याद हो गया है. आप चाहो तो अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके रिकॉल करो, आपको आधा याद हो गया है, बाकी आधा आप लिख के प्रैक्टिस करना. ठीक है, पापा 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 मतलब प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी और प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. सुनो सुनो, सुनो में सबसे पहले ऐसा आ गया सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन और स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. लंदन एल से लिक्विडिटी और चलो ना सी से कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ या कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. बच्चों को बहुत मुसीबत होती थी याद करने में, इसीलिए मैंने ये निमोनिक कोड बना दिया है ताकि आप अच्छे से इसको ध्यान रखो. कमेंट सेक्शन में एक बच्चा निमोनिक कोड लिखो और उसका फुल फॉर्म भी लिखो, देखना आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा.
नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी, मैंने कहा था न्यू हैंड सिक्योरिटीज प्राइमरी, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, यहाँ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को कौन इशू करता है, कंपनी, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। लोकेशन की बात करें, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि इस जगह पे, ऑनलाइन ही सारा काम होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन होता है, वर्किंग आवर होता है, सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक 3:30 तक वर्किंग डे में यहाँ पे काम किया जाता है, मंडे टू फ्राइडे। एंट्री ऑल कंपनीज, यहाँ पे कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है प्राइमरी मार्केट में, फंड रेज कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि जनता से पैसे लेते हैं तो ओनली लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है उन्हीं कंपनी के शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, और लिस्टिंग का प्रोसेस बड़ा खतरनाक होता है। प्राइस, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कौन डिसाइड करेगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा। यहाँ डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट खुद डिसाइड करेगा प्राइस को। अभी आपने पढ़ा था ना फंक्शंस, प्राइस डिस्कवरी का फंक्शन पढ़ा था आपने, वही। अगला है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। सो पार्टिसिपेंट्स, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर। यानी कैपिटल मार्केट में फॉरेन और रिटेल इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि मनी मार्केट में नहीं होते। सेकेंड, कैपिटल मार्केट जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स जनरली पीरियड अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पढ़ने नहीं है हमें, लेकिन नाम पता होना चाहिए, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। और कैपिटल मार्केट को तो पता है, शेयर हो गया और डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। लिक्विडिटी, ये हाईली लिक्विड है, बहुत ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए है। ये लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू मनी मार्केट, है लिक्विड दोनों, लेकिन ये हाई लिक्विड है, ये लेस लिक्विड है। अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं, यहाँ रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। कैपिटल मार्केट में रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। मनी मार्केट का जो पैसा है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है, जबकि आपको मोटा पैसा चाहिए, यहाँ बड़ा पैसा रेज होता है, ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है। ठीक है, नाउ हमने एक पोर्शन मतलब 50% चैप्टर समझ लो हमने अभी खत्म कर दिया है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा अपनी कॉपी में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन शेयर कैसे खरीदा बेचा जाता है उसका प्रोसेस है। और ये प्रोसेस आपको एग्जामिनेशन में सारा नहीं आता है, शुरू के 3-4-5 बहुत है, अगर 3-4-5 पॉइंट याद कर लोगे ना बहुत है, यहां तक बहुत है, ये ध्यान रखना। अगर इतना याद कर लोगे तो, बट तुम सारा याद करके जाना, रिस्क मत लेना, बड़ा इतना भी याद कर ले अंदर से रहेगा, हाँ यार सुनील सर ने कहा है, इसके बाहर नहीं आता है। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, या आप कह लो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता क्या है सर, प्रोसेस क्या है। अगर कोई बच्चे बोले सर मेरे पास 1,500 रुपए 2,000 रुपए हैं और मैं स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता हूं तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो सबसे पहली बात आप 18+ होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, 18+ आपकी एज होनी चाहिए। पहली बात, छोटे बच्चे नहीं कर सकते, ये माइनर, मेजर ही कर सकते, 18+ की एज होनी चाहिए। अब उसके बाद प्रोसेस क्या है ध्यान समझना, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूं जनता से पैसे उठाऊं, तो पहले मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज व्हेन ओनली व्हेन स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। पहले स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी चेक करेंगे भैया कि मेरी कंपनी दमदार है कि नहीं, उनके पास पैसा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से जेन्युइनली पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या, सब कुछ चेक करेगी, तभी मेरा नाम लिस्टिंग में आएगा, लिस्टेड कंपनीज में आएगा, कंपनी की लिस्ट में आएगा, फिर तभी मैं जनता से शेयर इशू करके पैसे ले सकता हूं। ठीक है, इतना आसान नहीं है जनता से पैसे लेना। नाउ द ट्रेडिंग प्रोसीजर डन थ्रू द कंप्यूटर, और ये सारे के सारे स्टेप्स हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर के, ये लाइन बाय लाइन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अब कैसे पहचानोगे, कीवर्ड्स क्या है इसके लिए, इसमें ना होता क्या मैं आपको बता देता हूं, एक चीज डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट।
डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन, एक ऐसा अकाउंट आपका, जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे ये बैंक अकाउंट हो गया, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट खुलता है ना बैंक में, आप में से कई सारे बच्चों का होगा भी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या आता है, पैसा रखा जाता है, पैसा निकाला जाता है या पैसा जमा किया जाता है। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट ना शेयर्स के लिए होता है, शेयर्स को जमा किया जाता है या शेयर्स को निकाला जाता है, तो उसके लिए जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अगर कोई भी आप में से कल को स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहे, म्यूचुअल फंड में करना चाहे, तो आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वो डीमैट अकाउंट बैंक भी खोल देता है और कोई ब्रोकर भी खोल देगा, जैसे ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो डीमैट अकाउंट शेयर्स को रखता है और शेयर्स को बेचता खरीदता है। मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे, तो 100 शेयर जो है मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएगा डीमैट अकाउंट में, और 100 शेयर का जो भी पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ये दोनों हमेशा जुड़े हुए होते हैं। मैं शेयर्स को बेचूंगा, अगर मैं शेयर्स को बेच दूंगा तो मेरे बैंक खाते में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, शेयर चला जाएगा, पैसा आ जाएगा। खरीदूंगा तो पैसा चला जाएगा, शेयर्स आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर शेयर्स इकट्ठे होते रहते हैं, प्लस शेयर्स, प्लस इतने शेयर्स, प्लस इतने शेयर्स, और माइनस होंगे इतने शेयर्स, इतने शेयर्स, और इसके अंदर पैसा इकट्ठा होता है। तो जब भी आप कभी भी ऑनलाइन शेयर्स को खरीदो बेचो, तो आपके पास बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना मस्ट है, वो होना जरूरी है। ठीक है, मैं ये जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट का कीवर्ड है डीमैट, किसको बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ पेपर और फाइनेंस। ये मैं क्लास आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाओगे, पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इस पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ध्यान रखना, ये शुरू के 5 पॉइंट आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है, प्रोसेस है तो इसको लाइन बाय लाइन ही याद रखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रोकर को सिलेक्ट करना, इंटरमीडियरीज को सिलेक्ट करना। द फर्स्ट स्टेप इज इट to select a broker who will buy or sell security on the behalf of the investor। ब्रोकर जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड ही होते हैं। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर इन्वेस्टर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उनका पैन नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ का, उनका एड्रेस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, बैंक की डिटेल्स, डिपोजिटरी डिटेल्स, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको देना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। एक ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, सुबह खरीद के शाम को बेच सकते हो। लेकिन सिक्योरिटीज को अगर आपको होल्ड करना पड़ेगा तो आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहला ब्रोकर सिलेक्ट करना है, दूसरा है डीमैट अकाउंट खोलना है, किसके थ्रू, डिपोजिटरी के थ्रू। डिपोजिटरी क्या है बाद में बात करेंगे। डीमैट अकाउंट होल्ड करेगा सिक्योरिटीज को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब जैसे पैसे बैंक में सच में थोड़ी होते हैं। अगर अभी आपने पापा से बोलो पापा और आप बैंक का बैलेंस चेक करो, वो बोलते हैं बैंक में 4 लाख रुपए हैं, तो क्या लगता है बैंक ने कहीं पे 4 लाख रुपए आपके नाम के रख रखे होंगे? नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है, एक्चुअली में तो पैसा किसी और को उधार दे दिया है। ठीक है, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस है, एक्नॉलेजमेंट है। सबसे पहले आपका अकाउंट, सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, सेकंड नंबर पे आपका डीमैट अकाउंट बनेगा। डीमैट अकाउंट होल्ड करता है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म बाय डिपोजिटरी। ठीक है, फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय डिपोजिटरी। डिपोजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा, और प्रेजेंटली इंडिया में 2 तरह के डिपोजिटरी होते हैं, 2 डिपोजिटरी हैं। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर। लेकिन आप डायरेक्टली डिपोजिटरी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करोगे। डिपोजिटरी इंटरैक्ट विद इन्वेस्टर्स थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। देखो, ये इन्वेस्टर है और ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है और ये है डिपोजिटरी। तो हम जाएंगे किसके पास, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, यानी कि ब्रोकर के पास। फिर ये ब्रोकर क्या करेगा, डिपोजिटरी से शेयर्स लेगा, हम पैसे देंगे ऐसे ऐसे, शेयर्स आएगा ऐसे ऐसे। डायरेक्टली हम डिपोजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, बस इतनी बात ध्यान रखना। हम डिपोजिटरी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें एक एजेंट चाहिए, उस एजेंट को डीपी बोलते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डिपोजिटरी होते हैं 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। में डिटेल में आगे जाके बात करूंगा। तो 2 पॉइंट याद हो गया। सबसे पहले मुझे पहला पॉइंट दो, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर को सिलेक्ट करना। फिर डीमैट अकाउंट खुलेगा डिपोजिटरी के पास, लेकिन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू।
फिर ऑर्डर प्लेस करोगे, डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट शेयर कौन सा है, बेस्ट प्राइस पे कौन सा शेयर मिलेगा, वो यहाँ पे मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। व्हेन द शेयर्स कैन बी ब्रॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, इट विल बी कम्युनिकेट टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ध्यान रखना, पेपर में ऐसे सवाल आता है कि ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है इन्वेस्टर्स को कौन से स्टेज पे इशू किया जाता है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पे ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को क्या, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप TCS, कब, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के टाइम पे। तो सबसे पहले सिलेक्ट किया ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस के बाद मैच किया शेयर का प्राइस और उसके बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हुआ। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। ध्यान रखना, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट 6 पॉइंट है। ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी रहेगी, इस इतने मिनट इतने सेकंड में इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने प्राइस पर परचेज या सेल किया गया है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। अगर तुम शेयर्स को बेच रहे हो तो शेयर्स को डिलीवर कर दो, शेयर्स खरीद रहे हो तो मेकिंग पेमेंट। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। जो भी इन्वेस्टर शेयर बेच रहा है उसको शेयर डिलीवर करना पड़ेगा, या फिर खरीद रहा है तो पे फॉर सच शेयर्स बॉट, जो खरीदा है, दोनों के लिए ना, खरीदने बेचने दोनों के लिए। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए नोट रिसीव करते ही आपको ये वाला काम करना है, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड पे इन डे। इसको पे इन डे बोलते हैं, मैं समझाऊंगा अभी पे इन डे क्या होता है आगे चल के, डोंट वरी, घबराना मत। फिर सेटलमेंट साइकिल, और जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 डेज का होता है। अप्रैल 2003 में रोलिंग सेटलमेंट बेसिस पे T+2 डेज का सेटलमेंट साइकिल होता है। मतलब कि सेटलमेंट करने का, खरीदने बेचने का जो सेटलमेंट है, अमाउंट की पेमेंट करना या शेयर्स को डिलीवर करना, उसके लिए T+2 डेज का टाइम होता है। T मतलब ट्रांजेक्शन डे, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया वो दिन, और प्लस आपको 2 दिन और मिलते हैं सेटलमेंट साइकिल के लिए। 9 ऑन T+2 डेज स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, डिलीवर करेगा शेयर्स को या मेक पेमेंट करेगा ब्रोकर को। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पे आउट डे, पे इन डे, पे आउट डे। ठीक है, फिर लास्ट में ब्रोकर क्या करेगा, डिलीवरी करेगा शेयर्स की डीमैट फॉर्म में डायरेक्टली इनटू द इन्वेस्टर्स इन डीमैट अकाउंट। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल ऑफ डीमैट अकाउंट। इन्वेस्टर ने पहले ही दे दिया होगा वो। इंस्ट्रक्ट करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को टू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स डायरेक्टली इन द बेनिफिशियल ओनर या डीमैट अकाउंट। अब ये पॉइंट नंबर 6 तक तो समझ आ गया। 7, 8, 9, 10 क्या है, मैं ध्यान से समझाता हूं आपको। सबसे पहला, ब्रोकर सिलेक्ट करो, डीमैट अकाउंट खुलेगा, ऑर्डर प्लेस होगा, मैच करोगे प्राइस को, एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑर्डर, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप यहीं पे इशू किया जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, शेयर्स की डिलीवरी होगी या पेमेंट होगा, सेटलमेंट होगा उसके बाद। ठीक है, अब ये सेटलमेंट तक भी आप याद कर सकते हो। 9, 10 कोई अलग से पॉइंट नहीं है, वो सेटलमेंट का ही एक तरीके से डिटेल है। तो 8 पॉइंट भी याद करते हो तो बहुत है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रैक्टिकली वो पॉइंट्स क्या लिख रहा है, क्योंकि आपको 4, 5, 6 पॉइंट ही आते हैं, उसके बाद कभी आता ही नहीं है पॉइंट आपको लिखने के लिए। तो घबराना मत, आपको ये याद होना चाहिए। ये चार्ट बना दोगे ना अगर आपको, तो आपको पूरे नंबर टीचर वैसे ही दे देगा। इस चार्ट को बनाना जरूरी है। कभी भी अगर प्रोसेस आता है ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, ऑनलाइन मतलब ट्रेडिंग प्रोसीजर का, देखो सुनो, सबसे पहला, ये पहला इन्वेस्टर है, ये दूसरा इन्वेस्टर है, और एक इन्वेस्टर डायरेक्टली दूसरे इन्वेस्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो सामने कौन होते हैं, ब्रोकर। इस इन्वेस्टर का ये ब्रोकर है, ब्रोकर नंबर 1, और इस इन्वेस्टर का ये ब्रोकर है, ब्रोकर नंबर 2। हर इन्वेस्टर्स का अपना ब्रोकर होता है, और ये बीच में आ गया आपका क्या, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ब्रोकर ये इन्वेस्टर नंबर 1 अगर ये खरीदता है शेयर्स को तो पे कैश, ये कैश को पे करेगा, और अगर शेयर्स को बेच रहा है तो शेयर्स को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर कांटेक्ट करेगा अपने ब्रोकर से, और ब्रोकर जब स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देगा या शेयर देगा, इसको बोलते हैं पे इन डे। जब ब्रोकर नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज को पे करेगा उसको बोलते हैं पे इन डे। फिर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर नंबर 2 को पे करेगा, दैट इज कॉल्ड पे आउट डे। और 24 घंटे में फिर ब्रोकर नंबर 2 इन्वेस्टर्स को पे कर देगा। कैश दे रहा है तो कैश, शेयर दे रहा है तो शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा।
फिर पैसा भी ऐसे आएगा, इन्वेस्टर नंबर 2 देगा ब्रोकर नंबर 2 को, ब्रोकर नंबर 2 देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक देगा ब्रोकर नंबर 1 को, ब्रोकर नंबर 1 देगा इन्वेस्टर्स को। तो इसी तरीके से पैसा जाता है, इसी तरीके से पैसा आता है। और ये पे इन और पे आउट डे में जो सेटलमेंट होना चाहिए ये T+2 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ये है पूरी की पूरी कहानी। तो ऐसे उछल उछल के पैसा जाएगा और ऐसे ऐसे शेयर्स वापस आएगा। तो जब ब्रोकर वन गिव्स पे to stock exchange, this is called pay in day. When stock exchange return the money to broker number 2, इसे कहते हैं पे आउट डे। तो ये इन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आ गया, फिर आउट स्टॉक एक्सचेंज से पैसा बाहर चला गया, और सारा काम ब्रोकर के थ्रू होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन ट्रेडिंग में इस तरीके से काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हाँ अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो वही लिखा हुआ है, ऐसे पैसा आता है और ऐसे पैसा मतलब ऐसे जो है पैसा जाएगा और ऐसे सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ फंड्स, फ्लो ऑफ शेयर्स। अब जो डिपॉजिटरी का सिस्टम है इसमें दो पार्टीज होती हैं, पहली है डिपॉजिटरी और दूसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो डिपॉजिटरी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को अपने पास रखती है। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज। इन अ डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉल हिज शेयर। तो डिपॉजिटरी के पास शेयर्स रहता है, वहां से इन्वेस्टर निकाल सकता है या जमा कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। Just like a bank keeps money in safe custody for the customer, a depository also like a bank and keeps security in electronic form on the behalf of investors। सीधी सीधी बात, जैसे बैंक पैसों को होल्ड करता है उसी तरीके से डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इन्वेस्टर के बिहाफ में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बेसिकली ब्रोकर बोलते हैं। जैसे कौन कौन से, सेबी, जैसे सेबी सिलेक्टेड ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसके अलावा बैंक्स हो गया, सब ब्रोकर एक्सेट्रा। तो हम जाएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहां जाएगा? डिपॉजिटरी के पास। इन इंडिया देयर आर टू डिपॉजिटरी, इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोथ डिपॉजिटरी होल्ड योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक शेयर बॉन्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले क्या होता था, जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता था ना, मुझे कागज मिलता था, उस कागज को कहते थे शेयर सर्टिफिकेट, और उस शेयर सर्टिफिकेट को मैं संभाल के रखता था, लेकिन चुर गया, फट गया, 10 साल में गायब हो गया या प्रिंट मिट गया, फिर क्या होगा? इसीलिए आजकल सिक्योरिटीज को ना ऑनलाइन रखा जाता है, आजकल पेपर नहीं है, तो आजकल ना डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है, कोई मटेरियल नहीं होता, इसी नाम से बना है डीमैट अकाउंट। मतलब आपका डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे, कोई शेयर फटने फुटने का, चोरी होने का डर नहीं रहेगा। तो दो तरह के क्लास आप ध्यान रखना डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होता है? डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी का एजेंट जो होता है उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एंड इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी। कोई भी इन्वेस्टर इनसे इंटरेक्ट करेगा, डायरेक्टली वो डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। As per the SEBI guidelines, any financial institution, the share broker, bank, etc., can become DP after registration with SEBI. DP is the vital intermediary in depository system, and all buying and selling of shares under depository system take place through DP only. DP मतलब डिपोजिटरी पार्ट, जितने भी बाइंग सेलिंग होगा वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही होगा। तो ये रहा इन्वेस्टर्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ये क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग जगह पे। अब स्टॉक मार्केट के दो इंडिसेस हैं। सबसे पहला इंडिसेस है सेंसेक्स। बेसिकली जो सेंसेक्स है ना, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। This is Bombay Stock Exchange Index. It is calculated by taking the price of 30 stock across key sector of BSE. Bombay Stock Exchange में 30 की स्टॉक के प्राइस को लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। दिस इंडेक्स इज कॉल्ड सेंसेक्स। देयर आर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लार्जेस्ट है। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द 50% ऑफ की स्टॉक लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में जो 50% स्टॉक्स हैं, की स्टॉक्स है, उनका प्राइस लेकर ये निफ्टी बनाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, समझ लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 3 बच्चों को देखा जाता है क्लास के, बस ये 3 बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्लास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये 3 बच्चे खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो क्लास खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो 3 बच्चे ना इंडेक्स है होल क्लास का, तो उसी तरीके से पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। सेंसेक्स बढ़ रहा है तो बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां ना, सभी क्या कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, सभी फायदे में। अगर ये सेंसेक्स घट रहा है तो बॉम्बे में सारी कंपनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनियां घट रही हैं। उसी तरीके से निफ्टी ग्रो कर रहा है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। अगर निफ्टी डाउन है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनियां जो है वो डाउन जा रही हैं। शेयर का प्राइस बढ़ता है तो बोलते हैं बुल पीरियड, ये बुल है, ऊपर की तरफ जाता है, और घट रहा है तो बियरिश बोलते हैं, बेयर है वो, बियर की तरह वो नीचे की तरफ आ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मली नोन एज बीएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। सोचो कितना पुराना है, आजादी से भी क्लास बहुत पुराना। एंड एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में क्लास स्टैब्लिश किया गया। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल। तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है कॉर्पोरेट सेक्टर को, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है लगा। आज बम्बई मुंबई इतना आगे इसलिए बढ़ गया है, वो कहीं ना कहीं वो बीएसए की देन है। ओके, डीमटेरियलाइजेशन, बेसिकली पहले शेयर सर्टिफिकेट मटेरियल फॉर्मेट में होता था, पेपर के फॉर्मेट में होता था, उस पेपर के फॉर्मेट को खत्म कर दिया, आज ऑनलाइन ही शेयर्स की खरीद बेच होती है, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट अपने फिजिकल सर्टिफिकेट, अगर उनके पास कोई पुराने फिजिकल सर्टिफिकेट है तो उसको कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के अंदर। एक इन्वेस्टर्स को इंटेंडिंग टू डीमेटलाइज सिक्योरिटी नीड टू हैव तो उसके पास भी क्लास कहीं ना कहीं एक अकाउंट होना चाहिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। आप शेयर सर्टिफिकेट दोगे और वो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को डाल देंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। The process of holding securities in electronic form is called dematerialization. This is mainly done to eliminate the problems like शेयर सर्टिफिकेट की चोरी होना, फेक और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना, ट्रांसफर में डिले होना। पेपर वर्क के सारे काम को खत्म कर दिया गया, तो फिजिकल फॉर्म में जो भी होते थे अब ऑनलाइन सारा काम होता है, उसको बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। और इसी के मैं आपको कीवर्ड शुरू में बता रहा था, डीमेटलाइजेशन के कीवर्ड्स ये रहा। डीमैट के कन्वर्जन करना पेपर और मेटलाइज फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। तो पेपर फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट थे उसे इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में कन्वर्ट करना ही डीमेटलाइजेशन है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लास म्यूटिलेशन और लॉस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट, नो फिजिकल ट्रांसफर और बुक एंट्री, और ट्रांसफर थ्रू अ बुक एंट्री। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी कीवर्ड जो वो डीमैट का, यानी बुक एंट्री में ट्रांसफर होता है, कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ बुक एंट्री पास होती है और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑनलाइन पास की जाती है। तो डीमेटलाइजेशन समझ आ गया। दूसरा है डीम्यूचुअलाइजेशन। देखो पहले क्या होता था, जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होते थे ना, इंटरमीडियरीज होते थे, उन पे सारा कंट्रोल रहता था उनके पास, इसीलिए वो बहुत घपलेबाजी करते थे, बहुत झोल करते थे। सरकार ने क्या किया, स्टॉक मार्केट का डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया, यानी कि earlier on the intermediaries like broker used to own, control and manage the stock exchange. This ownership and management of stock exchange by the broker often, कई बार क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होता था और वो अपने फायदे के लिए भी स्टॉक मार्केट को यूज करता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया, डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया स्टॉक मार्केट का। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू separation of ownership and control of stock exchange from trading right of members through demutualization. There is a reduction of chance. अब ब्रोकर से हट सारी चीज ट्रांसपेरेंट कर दी, सारा हक दे दिया ओनर को, इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर के पास कोई राइट नहीं है। ब्रोकर सिर्फ आपके बिहाफ में काम करेगा, लेकिन काम दिखेगा सब आपको, पैसा आपके अकाउंट से जाएगा, आएगा आपके अकाउंट में। ब्रोकर पैसे को यूज नहीं कर सकता पर्सनल यूज के लिए, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया सरकार ने, डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया। मतलब ब्रोकर अब पर्सनल गेन के लिए स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपना लास्ट टॉपिक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। लो आज लिख लो, 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है सेबी। ध्यान रखना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है कमर्शियल बैंक्स का, आज हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में रखते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक कोई भी गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक पे नजर रखता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज पे नजर रखता है। उसी तरीके से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो टेलीकॉम को जो बेसिकली मोबाइल फोन में नेटवर्क वगैरह हमारा आते हैं, कॉल्स होते हैं, उन सब पे नजर रखता है। तो उसी तरीके से जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो नजर रखता है स्टॉक मार्केट पे। लोगों का मेहनत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो सेबी प्रमोट करता है स्टॉक मार्केट को और ये इंश्योर करता है किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी धोखाधड़ी फ्रॉडगिरी ना हो। सेबी इस बात को इंश्योर करता है। तो सेबी एक वॉच डॉग है, रेगुलेटर है किसका? स्टॉक मार्केट का। SEBI was established in 1988 to protect the interest of investor. SEBI is the regulatory of stock exchange. It is considered as a watchdog of Indian securities market. SEBI overall controller capital market का. The basic purpose of SEBI is to create an environment to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through securities market. It is also aimed to stimulate competition and encourage innovation. SEBI इनोवेशन को इंक्रीज मतलब इनहांस करता है, कंपटीशन को भी बढ़ाता है, और सेबी स्पेशली ध्यान रखता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है वो लूज ना हो। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो उसका भरोसा स्टॉक मार्केट से ना उठे। ठीक है, सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स and to promote the development of stock exchange and regulate the activity of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी पे नजर रखना, नियंत्रण करना, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, और साथ में जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ ये चार इसके ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो रेगुलेट करना द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकना, रेगुलेट और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने का तरीका क्या है, क्या कोड है काम करने का, आपको इसी तरीके से काम करना, अपनी मनमानी नहीं करना है। और फॉर इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर और अंडरराइटर्स, और ब्रोकर अंडरराइटर उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि भाई काम वो कैसे करेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ सेबी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शन। ध्यान समझना, प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। डेवलपमेंट फंक्शन स्टॉक मार्केट को डेवलप करना ताकि वो ग्रो करे, नया नया बिजनेस आए, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में जुड़े। आज से 20 साल पहले चले जाएं तो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत कम इन्वेस्ट करते थे। लोग या तो जमीन में या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन या एफडी कराते थे। लेकिन आज धीरे धीरे लोग म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो इस तरीके से सेबी ने स्टॉक मार्केट को डेवलप किया है। और तीसरा रेगुलेटरी फंक्शन मतलब रूल रेगुलेशन बनाना, फाइन पेनल्टी लगाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उनके लिए नियंत्रण करना कि भैया कोई गलत काम ना करे। लोगों की मेहनत का पैसा डूबा, स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। अगर लोगों का भरोसा उठा स्टॉक मार्केट से तो हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट क्या है? इकोनॉमिक मिरर है किसी भी कंट्री का। स्टॉक मार्केट अगर डाउन हो गया तो भैया इन्वेस्टमेंट खत्म, काम कैसे चलेगा? देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगी देश की। तो ये 3 फंक्शन है सेबी के। पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, और इसके 2-3 पॉइंट और लिखो इसी फंक्शन के, या सीधा सीधा पूछेगा 2 से 3-4 पॉइंट लिखो प्रोडक्टिव फंक्शन के, या डेवलपमेंट फंक्शन के, रेगुलेटरी फंक्शन के। तो मैं आपको एज पर एनसीईआरटी ही कराऊंगा ये, क्योंकि आपको पेपर में एनसीईआरटी की ही लाइन आती है, इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेड, सख्त मनाही, किसी भी कीमत पे हानि हो सकता, चाहे कोई भी हो, सबके लिए मना है। प्रोहिबिशन of fraudulent and unfair trade practices like making misleading statement, manipulation, price rigging। price rigging को रोकता है। price rigging बेसिकली क्या होता है?
अपनी दुकान पे अपने ही लोग खड़े कर देना ताकि लोगों को लगे भाई भीड़ कितनी है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है भाई, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अच्छा माल बेचता होगा, चलो हम भी खरीदते हैं। उसी के आदमी होते हैं वो जो आप जाते होगे ना, जो जुआ खेलते हैं या फिर जो मेले में डबल करते हैं, 100 लगाओ बताएंगे बताओ कहाँ है, तो वो अपने ही आदमी खड़े रखते हैं और वो जीतेंगे बार बार, आपको लगेगा भाई ये जीत रहा है मैं भी जीत सकता हूँ, लेकिन वो उसी का आदमी होगा जादूगर का। वो जो करता है ना कि भाई बताओ किसके अंदर बॉल है, किस कप के अंदर बॉल है, वो जादू करके 100 के 200 बनाता है। तो प्राइस रिगिंग मतलब क्या है, अपने ही सिक्योरिटीज को खुद खरीद रहे हो या किसी से खरीदवा रहे हो और शेयर के प्राइसेस को बढ़ा रहे हो, जैसे अदानी के ऊपर इल्जाम लगा था अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर। तो भैया वो चीज मना करता है सेबी करने के लिए। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, कंपनी के अंदर के लोग जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसी कंपनी के शेयर के प्राइस के लिए, और उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाता है ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग के जो करेगा उसके ऊपर। सेबी स्टेप्स लेता है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। सेबी फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट प्रमोट करता है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग कराता है, सेबी रिसर्च कंडक्ट कराता है, रिसर्च की इंफॉर्मेशन को सारे मार्केट में देता है। सेबी डेवलप करता है कैपिटल मार्केट को बाय एडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। सेबी ऑनलाइन ट्रेडिंग को बनाता है ताकि ऑनलाइन लोग ट्रेडिंग कर सके, पॉइंट लिखा नहीं है। सेबी ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करता है ताकि घर बैठे बैठे आप जो है वो ऑनलाइन ट्रेड कर सको, तो ये भी एक डेवलपमेंट है। आज घर बैठे बैठे आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो ये भी तो एक डेवलपमेंट ही है ना सेबी का, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ईजी रहता है। को जाना पड़ता तो शायद मुश्किल होता, आप नहीं जाते। रेगुलेटरी फंक्शन नियंत्रण करना, सेबी रजिस्ट्रेशन कराता है ब्रोकर का और सब ब्रोकर का और जितने भी अदर प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, उनको रजिस्ट्रेशन कराता है उनका। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, इन सब का जितने भी अदर लोग हैं सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इन्वॉल्व है उन सब पे रेगुलेशन रखता है। सेबी एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है या बोली लगाती है, सेबी वहां पे भी नजर रखता है, क्योंकि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदेगी ना तो उसके शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो वहां पे भी सेबी नजर रखता है कि झोल ना कर दे कोई, और वो फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शन है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाई अंडर टेकिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करता है, इंक्वायरी बिठाता है, ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज का, कौन, सेबी, प्लस ब्रोकर का भी ऑडिट करता है। फीस लगाता है, अदर चार्जेस लगाएगा अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो, लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग दम आउट ऑफ पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ये लाइन आई था पेपर में, तो ये कौन सा फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन। परफॉर्म और एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है ना परफॉर्म भी करता है, एक्सरसाइज करता है जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, उसको भी सेबी ध्यान रखता है, उसके अकॉर्डिंग भी सेबी काम करता है, उसके काम को भी परफॉर्म करता है, क्योंकि सरकार ने ना सेबी को पावर दे रखी है किसकी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, जो भी राइट है वो काम, जो अधिकार है, जो ड्यूटीज है वो कौन परफॉर्म करता है, सेबी परफॉर्म करता है। ये उसका कौन सा फंक्शन हो गया, रेगुलेटरी फंक्शन हो गया। घुमा फिरा के पूछेगा, बोलेगा पहचानो ये कौन सा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव है, डेवलपमेंट है, रेगुलेटरी, उसके एक दो पॉइंट और लिखो, तो वो पॉइंट पहचान लेना और दो तीन पॉइंट जो भी लिख सकते हो लिख देना। पेपर में छोड़ के एक अक्षर का नहीं आना है। मेरा बच्चा बिजनेस स्टडीज के पेपर में एक सिंगल नंबर का छोड़ के कभी नहीं आता, और मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि इससे सारा का सारा पेपर इजीली बन जाए। तो आप लोगों को 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के ये तीनों फंक्शन, और ये जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर, स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो, सेबी के फंक्शन वो, और सबसे लास्ट में प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट डिफरेंस, 4 चीजें मस्ट है। अच्छे से इसको लिख लिख के याद कर लेना, पेपर में पक्का इन 4 में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा दी एंड। थक गया, गले में दर्द होने लगा। अगर आपको लगे कि सुनील सर ने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, कुछ हमें सिखाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।